वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है सिविक्स का। इसमें हम पावर शेयरिंग के बारे में सीखेंगे, कितने प्रकार के कितने तरह से पावर शेयर की जाती है, पावर सेपरेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, अलग अलग जो कंट्री हैं उनकी केस स्टडीज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें आपको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि पिछली क्लास में यानी क्लास 9th में हमने सीखा था सेपरेशन ऑफ पावर सीखा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से हमारे संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से हमारे संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के किस प्रकार से हमारे संविधान में पावर डिफाइन किए गए हैं। और कोई भी सरकार का ये जो ऑर्गन है एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये पावर सेपरेशन था, हमारे संविधान में किया गया है। तो इसको बोला जाता है इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी के लिए ये पावर सेपरेशन जो पावर है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यदि सरकार का कोई भी अंग, चाहे से वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, यदि किसी एक को पूरा पावर दे दिया जाए, मानो कि इसको सबसे ज़्यादा पावर दे दिया गया और इनको पावर नहीं दिया गया, तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी? नहीं होगी। इसीलिए हमारे संविधान में या वेरियस जो डेमोक्रेसी हैं उनमें ये व्यवस्था की जाती है कि जितने भी सरकार के ऑर्गन हैं उनमें चेक और बैलेंस का सिस्टम रखा जाए। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये हुआ कि ये इसके कार्य क्षेत्र में अधिक वो नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, ये इसके में नहीं करेगा। सबके कार्य डिफाइन हैं, सभी अपना काम अपने दायरे में रहकर करेंगे। इसी को बोला जाता है पावर शेयरिंग। अब आपको समझ में आएगा कि पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में 2 कंट्री की केस स्टडी है। सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। तो सबसे पहले तो आपको बेल्जियम की लोकेशन पता होना चाहिए। बेल्जियम जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है और यूरोप कॉन्टिनेंट में इसकी सीमाएं जो लगती हैं वो जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इनके बीच में छोटा सा कंट्री है, जो कि हमारे हरियाणा जो नहीं है, हरियाणा के जितना ही है। हरियाणा जो हमारे स्टेट है उसके जितना ये पूरा कंट्री है। तो चलो उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। आपको यूरोप के नक्शे में इसको लोकेट करना है। इसकी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर होती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये सारे कंट्री आपको लोकेट करने हैं। एथनिक कंपोजिशन, अब एक नया टर्म आया एथनिक। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि डिवीजन या सोशल डिवीजन ऑफ द पीपल। एथनिक का मतलब हो गया सोशल डिवीजन। कैसा? सोशल डिवीजन ऑफ द पीपल। अब सोशल डिवीजन में क्या क्या हो सकता है? उनके बिलीफ होंगे, उनका कल्चर होगा, उनकी लैंग्वेज होगी। जरूरी नहीं कि उनका रिलीजन एक हो। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एथनिक ग्रुप जो है वो किस आधार पे, कई बार आपको सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं एथनिक को समझना होगा। एथनिक कंपोजिशन यानी सबसे पहले हम एथनिक का अर्थ समझते हैं। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि एथनिक बोलने से जो लोग हैं वो इसको किससे कनेक्ट करते हैं? रिलीजन से। लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे रिलीजन के लोग एक ही एथनिक ग्रुप के होंगे। एथनिक ग्रुप में होते हैं बेसिकली उनका कल्चर मिलेगा, उनकी लैंग्वेज मिलेगी और इस तरह से उनका सोशल डिवीजन होगा, सामाजिक उनका क्या होगा? वर्गीकरण होगा। उसको बोला जाता है एथनिक कंपोजिशन या एथनिक
क्लासिफिकेशन। तो यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको हम सीखेंगे। ब्रसेल्स, ब्रसेल्स इसकी क्या है, राजधानी है। ब्रसेल्स आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके ये ब्रसेल्स है, ये यहाँ ब्रसेल्स है। आप इसको मैप पे ज़रूर देखना, हम भी इसको लास्ट में मैप में इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका जो एथनिक कंपोजिशन है उसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ रिलीजन, इस जो रीजन है, रीजन कौन कौन से हैं, फ्लेमिश, वेलोनिया और अदर्स। तो देखो फ्लेमिश जो है, फ्लेमिश में 59% पॉपुलेशन रहती है, वेलोनिया में 40%, दोनों 99% हो गया, बचा हुआ 1% जो है वो अदर रीजन में रहती है। तो आप अब इसमें देख रहे होंगे जो येलो कलर है, ये जो येलो कलर का मैप है, ये देखो ये येलो कलर, ये है आपका फ्लेमिश। और फ्लेमिश जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। देखो एथनिक ग्रुप यहाँ का अलग हो गया क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका रिलीजन एक है लेकिन इनकी लैंग्वेज देखो अलग हो गई, तो इनका कल्चर भी अलग होगा। सेम वेलोनिया में, ये वेलोनिया हो गया। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ जो कंट्री है वो फ्रांस है, इधर जर्मनी होगा, इधर आपका नीदरलैंड होगा। इस वजह से ये इस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो लोग हैं ये फ्रेंच बोलते हैं, यानी 59% लोग तो बोलते हैं डच और 40% बोलते हैं फ्रेंच। आप इसका कंपोजिशन को अच्छे से समझना। अदर जो 1% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन, क्योंकि जर्मन भी इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब एक कंपोजिशन और देखेंगे इसमें, आप देखेंगे तो देखो ब्रसेल्स कैपिटल, इसकी राजधानी है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 80% और 20%, यानी पूरी ये मानो कि 100 लोग रहते हैं वहाँ, तो 80%, 100 में से 80% लोग जो हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। वापस आओ, वेलोनिया में कितने लोग वो बोलते हैं, 40%। तो देखो यहाँ इनका रेशियो कम है लेकिन यहाँ इनका रेशियो बहुत ज़्यादा है, यहाँ 4 गुना है। और यदि 20% आप देखेंगे वो लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा, फिर से मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर देता हूँ। बेल्जियम का कंपोजिशन ऐसा है, एथनिक जो कंपोजिशन वो ऐसा है कि फ्लेमिश जो रीजन है, यानी येलो कलर का जो रीजन है, इसके लोग बोलते हैं डच और इनकी टोटल पॉपुलेशन है 59%। ये जो रेड कलर है ये है वेलोनिया, वेलोनिया के लोग बोलते हैं फ्रेंच, यानी फ्रांस की जो भाषा है वो बोलते हैं, और उनका जो प्रतिशत है, उनका जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो है 40%। बचा 1% वो बोलते हैं जर्मन। तो इसका तो इतना वेटेज होगा नहीं, लेकिन वहीं आप यदि ब्रसेल्स में आओगे, यानी इसकी राजधानी में, ब्रसेल्स क्यों, कैपिटल है, वहाँ से सारे देश को गवर्न किया जाता है, तो वहाँ का कंपोजिशन इससे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो डच बोलने वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और फ्रेंच बोलने वालों की पॉपुलेशन कम है। लेकिन ब्रसेल्स में यदि आप देखोगे तो 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% आप क्या बोलते हैं, डच। तो ये आपको इसमें समझना था। तो अब चलते हैं आगे की स्लाइड में, और भी आप इसमें देख सकते हो। ये देखो ब्रसेल्स दे रखा है कैपिटल रीजन, ये वेलोन रीजन फ्रेंच स्पीकिंग, ये आपका फ्लेमिश डच, और ये जर्मन स्पीकिंग, ये जर्मन का एरिया हो गया, तो ये जर्मन स्पीकिंग हो गया। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। अब जिस तरह से हमने बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में सीखा या वहाँ के एथनिक कंपोजिशन के बारे में सीखा, ठीक उसी तरह हम हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो आप ये सीखो कि इसकी जो बेसिक जानकारी है वो सीख लेते हैं। श्रीलंका एक कैसा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। ये 1948 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, ये याद रखना आप। ये इसको मैप पर आप देखोगे तो तमिलनाडु का जो सदर्न कोस्ट, हमारा जो सदर्न कोस्ट है, या तमिलनाडु का जो सदर्न कोस्ट है, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही इसका क्या हो जाता है, बॉर्डर शुरू हो जाता है। इसमें 3 प्रकार के एथनिक ग्रुप हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले है सिन्हाला, दूसरा है तमिल और तीसरा है अदर्स।
तो सिन्हाला जो कम्युनिटी है वो है 74% और ये बेसिकली है बुद्धिस्ट। तमिल स्पीकर जो 18% है, इनमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं, अदर्स में और सारे रिलीजन के लोग इसमें आ जाते हैं। तो यदि आप इसमें देखोगे तो तमिल सिन्हाला तो यहाँ के बेसिक हो गए, मेन जो यहाँ का एथनिक ग्रुप है वो हो गया सिन्हाला। सिन्हाला कम्युनिटी यहाँ ज़्यादा है। तमिल लोगों को भी यहाँ दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला है श्रीलंकन तमिल और दूसरा है इंडियन तमिल्स। देखो तमिल लोग यहाँ गए क्यों? क्योंकि पहले ये कंट्रोल में था किसके? अंग्रेज़ों के, और इंडिया भी किसके कंट्रोल में था? अंग्रेज़ों के। तो पहले यहाँ टी प्लांटेशन बहुत हुआ करते थे, यानी चाय की खेती के लिए यहाँ क्या होते थे? प्लांट लगाए जाते थे। तो यहाँ की पॉपुलेशन कम थी, तो यहाँ से लोगों को वहाँ ले जाकर क्या किया गया? बसाया गया। यहाँ से तमिल जो लोग थे वो गए और वहाँ किस तरह से काम करते थे? मजदूरों की तरह। अब जो लोग वहाँ गए उनमें से कुछ लोग आए और कुछ नहीं आए। जो वहाँ रह गए उनको बोला गया श्रीलंका, क्या बोला गया उनको? इंडियन तमिल। उनको बोला गया इंडियन तमिल। अब हुआ क्या? जो यहाँ बस गए तो फिर इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे जो श्रीलंका में रहकर जन्म लिए उनको बोला गया क्या? श्रीलंकन तमिल। अब आपको समझ में आ गया होगा श्रीलंकन तमिल्स कौन है और इंडियन तमिल्स कौन है। यानी जो फोरे फादर हैं वो हैं आपके इंडियन तमिल्स, और जो या जिन बच्चों ने या जिस जनरेशन ने वहां जन्म लिया वो सारे क्या हैं? वो आपके हैं सारे श्रीलंकन तमिल्स। तो कंपोजिशन आपने समझ लिया। तो सिन्हालीज का यदि एरिया देखोगे तो देखो कितना बड़ा एरिया सिन्हालीज का है। श्रीलंकन तमिल्स का देखोगे तो श्रीलंकन तमिल्स, और इंडियन तमिल्स का देखोगे तो देखो बीच में घुसे पड़े हैं सब। और मुस्लिम कुछ छिटपुट इसमें क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि ज़्यादातर तमिल जो हैं वो आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। इसको बोलता है जाफना द्वीप बोला जाता है। जाफना द्वीप जो कि चर्चा में रहता है कई बार, क्योंकि यहाँ बहुत एट्रोसिटी होती है सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा तमिल जो कम्युनिटी है उनके ऊपर। तो एथनिक कंपोजिशन आपको समझ में आ गया बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का। चलते हैं आगे की। दोनों कंट्री के एथनिक कंपोजिशन को समझने के बाद में अब हम पर्टिकुलर देश की क्या करेंगे? केस स्टडी के बारे में सीखेंगे। देखो सबसे पहले एक टर्म है मेजोरिटेरियनिज्म। इसमें क्या दिक्कत होती है? मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? सबसे पहले बेसिक ये समझिए। जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन है 100, हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 100 तो वहाँ की पॉपुलेशन होगी नहीं। तो इसमें होगा क्या? जैसे मानो किसी एक एथनिक ग्रुप की पॉपुलेशन है 60% और दूसरे की है 35% और तीसरा कोई है 5%। तो अब मेजोरिटेरिज्म क्या होता है कि जो 60% कंपोजिशन है या 60% जो लोग हैं वो इन दोनों ग्रुप पर क्या करेंगे? अपना डोमिनेंस स्थापित करेंगे या अपनी सुप्रीमेसी इन पे रखेंगे। और संविधान में भी ऐसे ही प्रोविजन बना दिए जाएंगे कि जो कम्युनिटी या जो एथनिक ग्रुप मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी पे क्या करेगा? अपना अधिकार रखेगा। तो ये डेमोक्रेसी के हिसाब से ठीक नहीं होता। तो श्रीलंका में हुआ ऐसा ही। सिन्हाला कम्युनिटी के टोटल लोग हैं 74%। तो इन्होंने तमिल और अदर जो हैं मुस्लिम और क्रिश्चियंस उन पर क्या किया? अपना डोमिनेंस स्थापित कर दिया और ऐसे ही प्रोविजंस संविधान में बना दिए। देखो कैसे क्या हुआ, सीख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948 में। इसके बाद में जब इसमें डेमोक्रेटिकली क्या हुआ? इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। अब डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हुए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हुआ क्या कि 74% तो अकेले सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट तो वही बनेगी ना जिनको ये लोग चाहेंगे। तो ये मेजोरिटियन मेजर्स उन्होंने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया और सिन्हाला सुप्रीमेसी क्या कर दिया? उसमें लागू कर दी। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से पॉपुलेशन ज़्यादा होने का फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा 1956 में इन्होंने क्या किया? सिन्हाला
को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या होगी, सिन्हाला। इसके अलावा और क्या कर दिया, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिन्हाला एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं, उनको यूनिवर्सिटी जॉब और गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी इनको क्या क्या दिया गया, प्रेफरेंस दिया गया इनके ऊपर। किनके ऊपर, तमिल और उन दोनों के ऊपर। तो इससे होगा क्या कि जो पावरफुल लोग हैं या जो मेजोरिटी में लोग हैं वो और पावरफुल हो जाएंगे, सत्ता उनके हाथ में आएगी, तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों का क्या होगा, हमेशा सप्रेशन होगा। तो ऐसा ही श्रीलंका में हुआ। तो ये था श्रीलंका की केस स्टडी। आगे हम अगले बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हमने एथनिक कंपोजिशन दोनों कंट्री का हमने देखा है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसमें अकोमोडेशन, और उसमें आपको देखने को मिला था मेजोरिटेरियनिज्म। तो आप दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। अकोमोडेट करना मतलब लोगों को साथ लेकर चलना, ये नहीं कि किसी के पास घर नहीं है तो उसको बेघर कर दो। अकोमोडेट करना यानी उसको भी अपने साथ लेकर चलना। ये व्यवस्था कहाँ की गई, आपके बेल्जियम में। तो पहले बेल्जियम के बारे में देखो। द बेल्जियन लीडर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, यानी जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने वहाँ की जो एग्जिस्टेंस, रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी थी उनको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले उनकी उन्होंने पहचान की। उसके बाद में उन्होंने 1970 से 1993 के बीच में 4 बार अपने संविधान को क्या किया, अमेंड किया। अब आपको पता होगा संविधान को अमेंड कैसे किया जाता है, इसके बारे में आगे फिर हम चर्चा करेंगे। अब हमने श्रीलंका का मॉडल डिस्कस किया, अब जरा बेल्जियम का मॉडल डिस्कस कर लो। बेल्जियम के मॉडल में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस कर दिए गए कि डच, क्योंकि आपको एक मिनट, आपको मैंने बताया था कि वहाँ 3 प्रकार के लोग रहते थे, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। आपको मैंने कंपोजिशन बताया था कि ऊपर का जो रीजन था येलो कलर का, जिसको हमने बोला था फ्लेमिश में थे डच स्पीकिंग लोग, वो कितने % थे, 59। और जो दूसरा रेड कलर का रीजन था, मैंने आपको मैप में बताया था, वो उसको हमने बोला था वेलोयन या वेलिन। उसमें कैसी लैंग्वेज बोली जाती थी, फ्रेंच, और उनकी संख्या थी 40%। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो चाहे डच हों या फ्रेंच हों, उनकी संख्या कैसी होगी, इक्वल। जैसे मानो 100 मिनिस्टर हैं तो 50 होंगे फ्रेंच को रिप्रेजेंट करने वाले और 50 होंगे डचेस को रिप्रेजेंट करने वाले। अब ये आप अंतर देखिए, कहाँ श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी को प्रिविलेज दिया गया, उनको प्रेफरेंस दी गई, और यहाँ कहाँ उन दोनों को बराबर समझा गया। एक प्रोविजन क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब हमारे यहाँ भी ये प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार की कोई सबऑर्डिनेट या किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पावर कहाँ से विड्रॉ करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, और स्टेट गवर्नमेंट भी कहाँ से विड्रॉ करती है या कहाँ से ड्रॉ करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ठीक उसी प्रकार बेल्जियम में भी इसी मॉडल को अपनाया गया। उन्होंने स्पष्ट ये डिक्लेयर किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी प्रकार से सबऑर्डिनेट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। और एक उन्होंने क्या प्रोविजन किया कि ब्रसेल्स में क्या था, अलग था, अपोजिट था। 80% तो कौन थे, फ्रेंच थे, और 20% कौन थे, डचेस थे। तो वहाँ उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट का प्रोविजन किया और वहाँ भी इक्वल कम्युनिटी को क्या हुआ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। इसके अलावा इन्होंने टीयर थ्री यानी 3rd लेवल पर भी इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात की। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, और एक 3rd लेवल, हमारे यहाँ उसको हम बोलते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, वहाँ उसको बोला जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझ में आ गया आपको? देखो कितना अंतर था, दोनों के मॉडल में कितना अंतर था। इसी मॉडल की वजह से यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, ब्रसेल्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए।
चलते हैं अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है। तो पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है, उसके दो कारण हैं, एक है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्रूडेंशियल का अलग इंपॉर्टेंस है, मोरल एक अलग चीज है। कैसे प्रूडेंशियल और मोरल है वो दोनों चीजें हम देख लेते हैं। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज रिड्यूस कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। तो ये क्या हो गया, कौन सा मेजर हो गया, प्रूडेंशियल, यानी समझदारी भरा, विवेक भरा डिसीजन हो गया कि यदि हम सभी को गवर्नमेंट में पावर देंगे तो किसी प्रकार के जो कन्फ्लिक्ट हैं, वेरियस जो एथनिक ग्रुप या सोशल ग्रुप हैं उनमें, उनसे हम बच सकते हैं, यानी उनमें किसी प्रकार के कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो ये कैसा प्रोविजन हो गया, प्रूडेंशियल। imposing the will of majority community undermine the unity of the nation। तो ये कैसा मेजर होगा, प्रूडेंशियल की मोरल, ये भी हमारा कैसा होगा, प्रूडेंशियल। यानी ये भी समझदारी का है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली किसी भी कंट्री को क्या रखना है, यूनाइट रखना है, और यूनाइट रखने के लिए सभी लोगों का गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये हो गया आपके दोनों कैसे मेजर हो गए, प्रूडेंशियल। तीसरा मेजर है पावर शेयरिंग इज द वे, एक मिनट, पावर शेयरिंग इज द वे ऑफ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसको देखो, ये क्या प्रूडेंशियल है कि मोरल है, ये आपका हो गया मोरल। ये कैसा हो गया, मोरल, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, वो इसकी एक वेरी स्पिरिट है। डेमोक्रेटिक रूल्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं पावर शेयरिंग को, किन किन लोगों को, जो कि इससे अफेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इससे अफेक्ट होते हैं, इसको एक्सरसाइज करते हैं और जो इसके इफेक्ट में रहते हैं। तो ये कैसी वैल्यू हो गई, मोरल वैल्यू। अब मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों मेजर ये समझ में आ गए होंगे। प्रूडेंशियल मतलब ऐसे मेजर जिनसे हम किसी प्रकार की संभावना को, किसी प्रकार की गलत संभावना या खतरनाक जो कंसेक्वेंसेज हैं उनसे बचने के लिए जिन मेजर्स को हम अपनाते हैं वो प्रूडेंशियल यानी विवेक का इस्तेमाल करते हैं। मोरल मतलब एथिक्स का, हम अपने नैतिक जो चीजें हैं वो उसमें शो हों, जैसे स्पिरिट क्या है, मोरल वैल्यू हो गई। तो ये चीजें इसमें समझना थी। इस वीडियो के पार्ट, ये वीडियो का पहला पार्ट है, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा होगी। अगले वीडियो में हम इसको फिर आगे करेंगे और इसमें आगे की चीज़ें जो भी होंगी वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।